जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल। Those students who are preparing for UPSC, UPPCS and other competitive exams like NDA, CDS, UPSI, SSC, this topic will be helpful for those students. तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? पहले तो देखेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल के मीन्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ की टर्म्स हैं जैसे सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फिर हम देखेंगे कि प्रीएम्बल को कैसे ऐड किया गया, किस बेस पे ऐड किया गया और इसको अडॉप्ट कब किया गया। इसके जो ओपनिंग फ्रेज है इसका वो डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है जो प्रीएम्बल है वो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस आए जिसमें एक में उन्होंने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, दूसरे केस में बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो वो हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। देन वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम कोई भी बुक उठा करके देखते हैं तो उसके पहले पेज पे हमें देखने को मिलता है एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, जो बताता है कि उस बुक में क्या क्या है, जो बताता है कि राइटर की मंशा क्या है इस बुक को लिखने की, ठीक है। और हमें उस इंट्रोडक्शन से, हमें उस प्रीफेस से पता चलता है कि इस बुक में किस कहानी को मेंशन किया गया है, किस चीज को मेंशन किया गया है, ये सब चीजें हमें उससे पता चलती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो जनरली उसका एक इंट्रोडक्शन है, उसका एक फेस है, प्रीफेस इसीलिए बोलते हैं, मुखड़ा। Generally, a preamble is a preliminary statement or introduction to a more significant piece of writing. It is the preface of the Constitution of India. It is a key to unlock the mind of drafters who drafted the Constitution. Preamble एक वो चाबी है जिससे हमें पता चलता है कि ड्राफ्टर के माइंड में क्या क्या था। ड्राफ्टर्स मीन्स दोज हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो बड़े बड़े लीडर थे, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिंघानिया साहब, अमृता कौर, भीमराव अंबेडकर, तो इनके दिमाग में क्या क्या चीजें थी, उस टाइम पे क्या चल रहा था, कैसा इंडिया को बनाना चाह रहे थे, ये सब चीजें हमें उससे पता चलती हैं। It sets the ideals and goods which the makers of the constitution intend to achieve through that constitution. उनके माइंड में क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे आने वाले टाइम को लेकर के इंडिया के रिगार्डिंग, कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स होंगे जो जरूरी होंगे, जस्टिस है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, तो ये किस तरीके की होनी चाहिए। तो उससे हमें सब चीजें क्लियर हो रही हैं। कंटेन्स इन अ नटसेल इट्स आइडियल्स एंड इट्स एस्पिरेशंस। बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया, इट इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, मतलब ये एक की है जो खोलती है दिमाग को, किसके, मेकर्स के दिमाग को खोलती है। प्रीएम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रीएम्बल जो है वो हमारी बेस है, यानी कि आधारित है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। एंड वी ऑल नो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द रिजोल्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, और इसी पे आधारित हमारी प्रस्तावना है। इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब एक बार देख लीजिए प्रीएम्बल क्या है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमें ये बताती है कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा ये बताती है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा। तीसरा ये बताती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर बताती है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो देखिए लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty
of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. बता रही है प्रियम्बल कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रियम्बल का सोर्स क्या है, इसकी पावर कहां से मिल रही है, लिखा है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम भारत के लोग, यानी कि प्रियम्बल अपनी सारी पावर जो ले रहा है वो ले रहा है लोगों से, रादर देन एनी मोनार्क, रादर देन एनी किंग, रादर देन एनी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का कोई सोर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई किंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई मोनार्क इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी की सारी पावर ले रहा है अपने लोगों से। अब एक टर्म है सोवरेन, तो सोवरेन को एक बार हम डिस्कस करते हैं, देख लीजिए। इंडिया नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। सोवरेन का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मीन्स एक एग्जांपल समझते हैं। 2019 में हमारे यहां अटैक हुआ, पाकिस्तान ने किया पुलवामा में, और उसको हमने काउंटर अटैक किया, वी डिड एयर स्ट्राइक। तो क्या हम यूएन से पूछने गए, क्या हम चाइना से पूछने गए, क्या हम अदर कंट्री से पूछने गए, क्या परमिशन ली हमने? नहीं, हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक करी। दैट वाज द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी लास्ट अप्रैल में हमारे यहाँ पहलगांव में अटैक होता है, लॉट्स ऑफ सिविलियंस वर डेड ऑन दैट इन दैट उस अटैक में बहुत सारे सिविलियंस की हत्या की गई। तो हमने उसके लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। तो क्या हमने किसी से पूछ करके करी? नहीं, हमने डिसीजन अपने खुद लिए। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया नीदर अ डिपेंडेंसी, ना ही इंडिया कोई कंट्री पे डिपेंड होगा, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होगा, ना ही किसी स्टेट का या नेशन का डोमिनियन होगा। डोमिनियन मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हांगकांग एंड ताइवान। हांगकांग और ताइवान ये दो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन ये दोनों डोमिनियन है चाइना के। इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो है चाइना का। जैसे ग्रीनलैंड एक कंट्री है, लेकिन कंट्रोल किसका माना जाता है? डेनमार्क का। तो ऐसे ही इंडिया किसी कंट्री का डोमिनियन नहीं होगा, ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट होगा, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। इट कैन मेक और अनमेक एनी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कंट्री। मींस वी डिड द सर्जिकल स्ट्राइक in 2019 and 2025 as well, but we didn't took any suggestion or help from other countries. हमने किसी से ये नहीं पूछा कि भैया 4 बम फेंक के मार दे कि न मारे। हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया, और वो हमारे लोगों के हित में था। दूसरा टॉपिक हमें देखने को मिलता है, दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे प्रीएम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशलिस्ट में मेंशन किया जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हायर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। तो अब हमें यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें एक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कार्ल मार्क्स की, तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही देने वाले कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, यानी कि जो पूंजीवाद है, अब पूंजीवाद क्या है इसको थोड़ा सा हिस्ट्री वाले लेक्चर में समझना जा करके, मैं एक ब्रीफ में बता दे रहा हूं। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें मार्केट के बेसिस पे पूरा इकोनॉमी रन करता है। जो डिमांड आएगी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसे इकोनॉमी चलेगी। तो वो जो कार्ल मार्क्स है वो इसके लिए बिल्कुल फेवर नहीं करते हैं, वो इसके एकदम अगेंस्ट है, एंटी है। और वो बोलते हैं जो कैपिटलिज्म है यही एक मेन कॉज है, सोल कॉज है पॉवर्टी का हमारी सोसाइटी में। वो बोलते हैं कि अगर हम ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी वो पब्लिक, यानी कि जो इंसान के पास है, इंडिविजुअल के पास है, वो खत्म कर दें और उस पर एक अथॉरिटी दे दें, यानी कि गवर्नमेंट को सारी अथॉरिटी दे दें, और वो सब कंट्रोल प्रॉपर्टी का उन गवर्नमेंट के अंडर में चला जाए। तो इससे क्या होगा, एक तो सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी, यानी कि किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास जमीन नहीं होगी, और सबको एक इक्वल सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये है कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने
जो सोशलिस्ट को रखा, तो वो जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसमें क्या है, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का फैक्टर को अडॉप्ट करता है। जैसे इसका काम है पॉवर्टी को इन करना, जो गैप है रिच और पुअर के बीच में उसको कम करना, इनइक्वलिटी को खत्म करना। तो ये है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये मार्क्स के कॉन्सेप्ट पे भी बेस है और ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे भी बेस है। ठीक है, लेकिन इसमें जो झुकाव है, जो लीन है, जो स्लोप है, वो गांधी जी की तरफ ज्यादा है रादर देन कार्ल मार्क्स। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब एक तीसरा टर्म हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म समझ लीजिए कि सेकुलरिज्म हमारे इंडिया में कैसा है। देखिए, सेकुलरिज्म एक अलग पूरा चैप्टर है यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं या पीसीएस में एग्जाम जब देते हैं, तो उसमें सेकुलरिज्म एक पूरा चैप्टर है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म की अगर हम इंडिया वाली सेकुलरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सर्वधर्म समबाहु, यानी कि सारे के सारे धर्म हमारी दोनों भुजाओं के बराबर हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो ये बताता है कि चर्च से सेपरेशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो वहां पे चर्च की बात को नहीं मानने लगे। अब एक चीज समझ लीजिए, जो हमने सेकुलरिज्म इंडिया में अडॉप्ट किया वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी, डजेंट मैटर कि वो स्टेट की है सेंट्रल की, वो किसी एक रिलीजन पे रिलाय नहीं करेगी, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, वो किसी एक रिलीजन को अपोज नहीं करेगी। एंड देयर शैल बी नो रिलीजन ऑफ अ स्टेट, यानी कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। देखिए, लिखा है सेपरेशन ऑफ मैटर्स एक्सक्लेसियस्टिकल फ्रॉम मैटर्स टेम्पोरल स्टेट्स, ये फ्रेंच टर्म है। इसमें बोला गया है कि जो मैटर्स हैं स्टेट के, तो जो एक्लेसियास्टिकल है उससे क्या होगा, उसका मतलब होता है चर्च। तो एक्लेसियास्टिकल फ्रॉम मैटर्स टेम्पोरल स्टेट्स, यानी कि वो चर्च के मैटर अलग होंगे, स्टेट के मैटर अलग होंगे। ठीक है, यहां पे मेंशन क्या हुआ है, स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करेगा तो सारे रिलीजन को बराबर से प्रोटेक्ट करेगा। और ना ही कोई स्टेट का एक अपना रिलीजन होगा। दिस in itself is one of the glowing achievement of the Indian democracy. When her neighbors such as Pakistan, Bangladesh, Burma uphold particular religions as a state religion. अगर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, तो ऐसा माना जाता है कि ये इनका ये स्टेट रिलीजन है। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट है, वेटिकन सिटी क्रिश्चियन स्टेट है। तो यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया ने ट्रू डेमोक्रेसी को दिखाया है और बोला है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन, सारे के सारे रिलीजन का इक्वल प्रोटेक्शन की बात की गई है। स्टेट वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, स्टेट क्या बोलता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी बेसिस पे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब समझ लीजिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5-6 से हमें सिखा दी जाती है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका मतलब होता है चुनाव होंगे और चुनाव होकर के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव आकर के सरकार को बनाएंगे, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव की पार्टी मेजोरिटी में है तो। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट क्रिएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एट द विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्शन। Democracy denotes people's power and equal participation of all citizens in the polity. क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी डिनोट करती है लोगों की पावर को, इक्वल पार्टिसिपेशन को। इसीलिए तो हमारे यहाँ क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। आप 18 के हो जाते हैं, आप वोट देने के लिए एलिजिबल है। डजेंट मैटर कि आपने 10th क्लास पास करी है, डजेंट मैटर आप पीएचडी होल्डर है, डजेंट मैटर कि आप रिक्शा चलाते हैं, डजेंट मैटर कि आप पायलट है। तो हमारे यहाँ सारे के सारे सिटीजन को इक्वली पार्टिसिपेशन का राइट है, राइट टू वोट है हमारे पास।
ये है डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा या हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो एक इलेक्टेड तरीके से आएगा, ना कि हेरिडिटरी पोस्ट से। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पे एक जो सिंबल है स्टेट का वो है किंग। वो अगर मैं पहले बात करूं आज के कुछ साल पहले, 4 या 5 साल पहले, तो वहां पे क्वीन हुआ करती थी, अब उनके बेटे हैं। ठीक है, तो वहां पे मोनार्क वाला सिस्टम है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हम किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ इलेक्शन के प्रोसेस से आता है। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी प्रेसिडेंट है, तो अब 5 साल कंप्लीट करने के बाद 27 में उनको 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी बेटी आकर के बोले कि नहीं, माय मदर वाज प्रेसिडेंट एंड आई विल बी द प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हेरिडिटरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मेंशन क्या हुआ, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क, wasting of political sovereignty in the people and not in the single individual like monarch. UK is a democratic country but not a republic because they have king, queen, absence of any privileged class, and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination. A democratic polity can be classified into two categories, monarch और रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है वो दो तरीके से कैटेगराइज होती है, जहां पे एक में मोनार्क हेड होता है स्टेट का और दूसरे में एक प्रेसिडेंट। जैसे मैंने भी बताया, रिपब्लिक है, हम रिपब्लिक हैं, लेकिन यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है, याद रखना। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, ठीक है। अब इसकी जो पहली लाइन है वो हमने डिस्कस करी, ठीक है। वी द पीपल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी, सोवरेनिटी एंड लेजिटिमेसी फ्रॉम इट्स सिटीजन rather than from a king, monarch or external power. Then we discussed about sovereignty, socialism, secularism, and then we also talk about democracy and republic. Now we will discuss the objective of the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रियम्बल दिखा रही है। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। जस्टिस तीन टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड देन वी विल सी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। तो ये सब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमारे यहाँ जस्टिस को सिक्योर किया गया बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू और डीपीएसपी के थ्रू। कैसे कि जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, ठीक है, तो वो हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर सोशल जस्टिस की बात करूं तो हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत ज्यादा रहती थी। आज भी बहुत सारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, हमारे ग्रैंडफादर हो गए या आप लोगों के ग्रैंडफादर हो गए, तो उनमें मेनली ये रहता है, किसी होटल में जा रहे हैं तो पूछते हैं आपस में, एक दूसरे से, बच्चों से पूछेंगे बेटा किस कास्ट के हैं, ऐसे वहां बाहर का खाना नहीं खाएंगे। इवन मेरी ग्रेट जो ग्रैंड मदर थी, वो अपना पानी लेके जाती थी रास्ते में कि भाई हम पानी किसी का नहीं पियेंगे। तो सोशल जस्टिस की बात अगर हम करें तो सोसाइटी जो हमारी हुआ करती थी वो दो स्ट्रेटा थे उसके, एक प्योर और एक इम्प्योर। तो जो प्योर स्टेटा में आते थे वो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, मींस मेनली जो अपर क्लास के लोग होते थे। और जो इम्प्योर, जो पॉल्यूटेड में आते थे, वो होते थे शूद्र और दलित। तो सोशल जस्टिस सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। एक केस है डालमिया सीमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अ कंप्रिहेंसिव फॉर्म टू रिमूव सोशल इम्बैलेंस बाय लॉ हार्मोनाइजिंग द राइवल क्लेम्स और द लॉ or the interest of different groups and or sections in the social structure or individual, by mean of which alone it would be possible to build up a welfare state. Supreme Court denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on. अब देखो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है ए कंप्रिहेंसिव फॉर्म टू रिमूवल सोशल इम्बैलेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कानून का काम है समाज में असमानता को खत्म करना, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना। अब इनइक्वालिटी होती कैसे है कि बहुत सारे सोसाइटी में ग्रुप है, वो आपस में टकराते हैं, उनके इंटरेस्ट टकराते हैं, तब क्या होती है, लड़ाइयां होती हैं। और वही लड़ाइयां जब ज्यादा बड़े स्तर पर हो जाती हैं तो एक टेंशन
सिचुएशन हो जाती है, इसको हम सिविल वॉर तक बोलते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला और तमिलियन के साथ इश्यूज हुए उनके इंटरेस्ट को लेकर के, और वही इंटरेस्ट धीरे धीरे जब आपस में क्लैश हुआ तो वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कानून अलग अलग लोगों समूहों के बीच होने वाले टकराव को संतुलित करता है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, स्टेट का वेलफेयर करना है। जब हमें स्टेट का वेलफेयर करना है तो इसमें सभी का, बहुत सारे नहीं, सभी लोगों का हमें इंटरेस्ट को लेकर के चलना है। ठीक है, अब आसानी से समझो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम एक वेलफेयर स्टेट तभी बना पाएंगे जब सारे के सारे लोग एक साथ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिनोट किया द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट सभी के साथ इक्वली करना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके कलर को लेकर के। ऐसा नहीं कि किसी को कल्लू करके बोल दो, किसी को बुरा करके बोल दो, ऐसा नहीं होगा। रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, कास्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कास्ट के बेस पे किसी को जाति सूचक शब्द बोल दिया। ठीक है, मैंने कल्लू बोला है उसके लिए मतलब फनी वे में बोला है, इसको कोई माइंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस की बात अगर आती है तो उसमें देख लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिस्पैरिटी सोसाइटी में हो जा रही है, किसी के पास कम पैसा है। तो यहाँ पे लोगों को स्टेटस से नहीं देखना चाहिए। वो वोट दे रहे हैं, अमीर आदमी भी वोट दे रहा है, दोनों के वोट की जब वैल्यू एक है तो इंसान की भी वैल्यू एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है, इट डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। द आइडियल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज टू मेक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल एंड लाइफ वर्थ लिविंग। Elimination of inequalities is wealth and property। मतलब क्या हुआ, ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमिक बेसिस पे ऐसा नहीं करना है, लेकिन होता है वो चीज अलग है। हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। द आइडियल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज टू मेक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस का जो आइडिया है, जो उद्देश्य है, आइडियल है, उसका काम क्या है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को मीनिंगफुल बनाना। यानी कि जो इक्वलिटी लानी है स्टेटस पे, वो एक मीनिंगफुल तरीके से बनानी है, लाइफ वर्थ लिविंग, इंसान का जो जीवन है वो जीने योग्य होना चाहिए। इलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज को इलिमिनेट करना है। अब आता है तीसरा जस्टिस, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसान इलेक्शन में वोट दे सके। अब ऐसा नहीं कि कोई 15 साल का बच्चा है और बोल रहा है कि भैया हमें वोट देना है, हम वोट देंगे नहीं तो रोने लगेंगे, नहीं, ये चीज नहीं। हाँ, अगर वो एलिजिबल है 18 ईयर की अपनी एज को, जो लीगल हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन है वो है 18 एज की, मिनिमम 18 एज होनी चाहिए आप वोट देने के लिए। अगर वो है और इसके बाद अगर वो वोट नहीं दे पा रहा है तो फिर वो एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, नेम, सेक्स, सो एज सो फार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम इस जाति के हो तो तुम वोट नहीं दोगे, या तुम मेल हो या फीमेल हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब सारे लोग वोट देंगे। एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शंस बिटवीन मेन एंड मेन इन पॉलिटिकल स्फीयर। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सभी के पास क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा। अब एक चीज और, राइट टू वोट तो हो गया, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस में एक चीज और है कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास पार्टिसिपेशन की। ठीक है, अब देखिए, लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि हमारे पास सोचने की आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, बिलीफ, विश्वास की आजादी है, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कोई किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, द राइट विच वी आर गेटिंग बाई बर्थ, ऐसे राइट जो हम बर्थ से लेते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी, अ फीलिंग दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम सॉइल, द सेम मदरलैंड। फ्रेटर्निटी का मतलब है आसान शब्दों में ब्रदरहुड, भाईचारा, मतलब कि हम सभी एक ही मिट्टी के, एक ही माँ के बेटे हैं, दैट इज अवर मदरलैंड। डिग्निटी, a fraternity can't however be installed unless the dignity of each of its member is maintained। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को भी गाली दे दें, किसी को भी मारपीट कर दें, किसी को भी मतलब
कास्ट वाले शब्द से बोलें या किसी को उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हम डाउन कर दें, तो वो तब तक मेंटेन नहीं कर सकते, डिग्निटी को तब तक मेंटेन नहीं कर सकते जब तक, सॉरी, फ्रेटर्निटी को तब तक आप मेंटेन नहीं कर पाओगे जब तक लोगों में डिग्निटी नहीं होगी। ठीक है, जब आप डिग्निटी को मेंटेन कर लेंगे तब आप फ्रेटर्निटी को मेंटेन कर लेंगे। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड टू 1999, यानी कि जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, वो हमने कहां से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1789 से 1909 तक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो देखिए, दो जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, एक आया 1960 में, एक आया 1973 में। 1960 में जब केस आया बेरूबारी यूनियन का, बेरूबारी वर्सेस यूनियन केस, तो उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वहीं जब दूसरा केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, ये 1973 में आया, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई और उन्हें बोलना पड़ा कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया equality of status and opportunity. This provision embraces three dimensions of equality: civic, political, economic. The fundamental right ensure civic equality. The DPSP secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work. चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? इट एम्बडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, moral and religious on which the constitution is based. ठीक है सर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बोलते हैं, द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। तो अय्यर साहब बोलते हैं कि जो हमारी प्रियम्बल है संविधान की, वो एक्सप्रेस करती है जो हमने सोचा था, जो हमने सपना देखा था। के एम मुंशी का स्टेटमेंट है, द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल एक हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप समझते होंगे, जो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में देख रहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव क्या बोलते हैं? द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का बहुत ही कीमती पार्ट है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की कुंजी है। इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का गहना है, आभूषण है। इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक with which one can measure the worth of the constitution. एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है जिससे हम संविधान की वर्थ को मेजर कर सकते हैं। So thank you so much. We are going to end this topic here and soon we will meet for the next topic. जय हिंद।